टाइम हो रहा है हमारे इंडिया में, और हमारी ग्लोबल साउथ में इंडिया इज लीडिंग, एंड इट्स अ वेरी बिग हाई वैल्यू स्टेक कि इंडिया इज लीडिंग इन फ्रंट ऑफ ग्लोबल साउथ कंट्रीज। आपने सुना होगा 60 कंट्रीज, इसी तरीके से ग्लोबल साउथ ग्रुप्स बना हुआ है, आप उसके बारे में पढ़िए, समझिए, बिकॉज आज का जो हमारा एजेंडा है वो सेफ इंटरनेट यूज और रिस्पॉन्सिबल यूज से रिलेटेड है। तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 10 फरवरी 2026, जिसमें हम स्मार्ट तकनीक, सुरक्षित विकल्प और एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा सेशन 90 मिनट का होगा, 90 डेज का होगा, 90 मिनट्स स्पेसिफिकली, जिसमें आप लोग समझेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है एआई के यूज के लिए, इंटरनेट के यूज के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। इससे पहले मैंने नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी विजिट किया था, जो डायरेक्टली साइबर क्राइम से डील करती है, साइबर सिक्योरिटी से डील करती है, डिजिटल सिक्योरिटी उसका प्रोमो है। इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के रिलेटेड कोई कैंपेन है, उस कैंपेन का नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ISEA प्रोजेक्ट। एंड आपको मैं बता दो स्लाइड में, आई एम द ओनली फैकल्टी हु इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ISEA। I have delivered multiple talks on mobile device security, information security, and responsible use of AI in NITs as well. And in collaboration with IIT Roorkee, I have delivered one lecture in one faculty updation program. So this project is directly linked to the IIT status and NIT status. In near future आप देखेंगे कि स्लाइड भी उसी स्टैंडर्ड को मीट करेगा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टे सेफ ऑनलाइन में बना हुआ है। Why I am talking about स्टे सेफ ऑनलाइन? 2 साल पहले हमारे पहले डायरेक्टर साहब हुआ करते थे प्रोफेसर शैलेंद्र जैन सर, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था अंडर गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स IT, स्टे सेफ ऑनलाइन, एंड आई वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट प्रोग्राम। वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कीजिएगा, स्टे सेफ ऑनलाइन क्लब इज अवेलेबल। उसी थीम को आगे चलते हुए सेलिब्रेटिंग सेफर इंटरनेट डे, जब आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्मार्ट टेक एंड सेफ चॉइसेस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। बेसिकली इस इवेंट में जैसे आप देख रहे हो, पर्टिकुलरली आई थिंक मोर देन 10 keywords are available regarding the safer internet day. Second Tuesday of every February is celebrated this day, safer internet day. So this is the second Tuesday in this February month, so we are celebrating on this day. This is the significance of this day, right? And this event is supported by these organizations. आप लिस्ट डाउन कीजिएगा ऑर्गेनाइजेशंस को। फर्स्ट लोगो इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT लोगो, means ministry is also collaborating to this particular event. Digital India is a division, Digital India is a division, आप सब लोग जान लीजिए। I have visited also Ministry of Electronics IT headquarter office is in Delhi, Lodi Road। वहां पर एक कंप्लीट ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक स्पेसिफिक एरिया डिजाइन किया गया है, डेजिग्नेटेड है, जिस ऑफिस को बोला गया है डिजिटल इंडिया ऑफिस, डिजिटल इंडिया ऑफिस, एंड दैट डिवीजन इज सेपरेट एंड दिस कंपोनेंट इज डायरेक्टली related to the Ministry of Electronics and IT. So Digital India is also collaborating,
ISEA, I told you about Information Security Education Awareness project, and this project is implemented across the India through the nodal centers, NIT Hamirpur, NFSU Gandhinagar, NIT Kurukshetra, NIT Warangal, NIT Surathkal, SBNIT Surat, all are the partner of this project. So this ISEA is also a collaborator. Next is NIC, National Informatics Center. NIC is hosting the workshops and the summits for awareness of the information security. Next organization is NILIT. NILIT is working in the direction of skill development to our students, and NILIT is now a deemed to be university, and headquarter, the main office of NILIT is in Ropar. NILIT Ropar is the main branch of the NILIT University, and across India NILIT has the centers. So NILIT is also the partner of this particular day. Next organization is CERT-IN. CERT-IN is the responsible organization to counter the cyber attacks. In India, जब भी कभी भी साइबर अटैक होता है, जब भी कोई केस रिपोर्ट होता है, तो उसको अगर वो एडवांस्ड लेवल का है, हाई प्रोफाइल स्टेक होल्डर बना हुआ है, तो उसमें जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन मेजर रोल प्ले करती है, उसे कहते हैं CERT-IN. CERT-IN is having the offices across India. In Bangalore, there is a designated office of CERT-IN. I have visited also in Bangalore, CERT-IN office. In Delhi, मेरा स्टूडेंट ही आपका सीनियर जो भी यहाँ पर आए थे कन्वोकेशन में, वो CERT-IN में ही प्लेस्ड हो गए. पहले वो इंटर्नशिप कराया था हमने उनको अपने साथी, और फिर CERT-IN में इंटर्नशिप के बाद वो रेगुलर एम्प्लॉय वहां पर बन गए. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज कोलैबोरेटर इज AICTE. AICTE आप सबको पता है हमारे टेक्निकल एजुकेशन के लिए एजेंसी है, और पर्टिकुलरली दिस इवेंट इज मैंडेटेड बाय AICTE. नेक्स्ट इज the CBSE. नेक्स्ट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. Indian Cyber Crime Coordination Center, I4C. This, you know, the short form of I4C, Information Cyber Crime Coordination Center. There is a designated web portal available for I4C. जब आप I4C का वेब पोर्टल चेक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वहां पर आप साइबर क्राइम की रिपोर्ट लिख सकते हैं. जैसे आप अभी कोई केस होता है आपके साथ, तो आप क्या करते हो, आप पुलिस स्टेशन जाते हो. अगर आपके साथ कोई भी क्राइम किसी तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ है, तो आपको एक कंप्लेन लॉन्च करनी है, और पोर्टल आपका अवेलेबल है. पोर्टल इज नोन एज I4C पोर्टल. You can access this portal freely. You can register the complaint freely without any cost. बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है. जस्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स, हाउ टू टैकल दीज प्रोज एंड हाउ टू टैकल दीज कॉन्स, ये हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कोलैबोरेटर एजेंसीज, द AI समिट, इंपैक्ट समिट. सो 16 Feb से ये AI समिट होगी, तो उसके लिए कोलैबोरेटर एजेंसी है. एंड लास्ट एजेंसी यू कैन सी CDAC. CDAC is the first supercomputer developed agency. परम नाम सुना है आप लोगों ने? परम सुपर कंप्यूटर. परम सुपर कंप्यूटर was developed by CDAC. CDAC, Param is the series. Param supercomputer is not a single supercomputer. Param Utkarsh, Param Shudra, Param Brahma, Param Utkarsh, all these are supercomputers.
and these supercomputers are installed at various locations of India. One is in IIT BHU, one is in CDEC Bangalore. परम उत्कर्ष, मैंने भी काम किया है परम उत्कर्ष पर, सुपर कंप्यूटर पर। परम उत्कर्ष नेम सुपर कंप्यूटर का है जो कि बैंगलोर में इंस्टॉल्ड है। सिमिलरली मल्टीपल लोकेशंस, परम शूद्र, परम ब्रह्मा, like this is the series of Param supercomputers and you can access anywhere anytime this supercomputer with the credentials। and ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो सीडेक ने लॉन्च की है एकेडमिक यूज के लिए। पहले नहीं था, एकेडमिक यूज के लिए सभी सुपर कंप्यूटर्स को एज अ कोऑर्डिनेटेड हब बना करके 5% तक लिमिट, 5% तक का यूज आप एज ए स्टूडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो विद अ ट्रेनर। जैसे यहां पर स्लाइड में आई एम द मास्टर ट्रेनर ऑफ द AICTE। सुपर कंप्यूटर मैंने यूज करता हूं, मैं यूज किया है मैंने, आई हैव द सर्टिफिकेट ऑफ द मास्टर ट्रेनर। तो सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी आप यूज कर सकते हो विद सम अप्रूवल्स। एकेडमिक यूज के लिए गवर्नमेंट ने आप सबको फ्री यूज करने के लिए सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी दी है। पहले यह पॉसिबल ही नहीं था कि कभी भी कोई भी सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स को क्लासरूम में सुपर कंप्यूटर का एक्सेस मिलेगा। जो इंटरेस्टेड लोग हैं, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि अगर आपको सुपर कंप्यूटर का एक्सेस सीखना है कि पैरेलल प्रोग्रामिंग कैसे होती है। बेसिकली आप जब सिस्टम पर नॉर्मल कोई क्विक शॉट रन करते हो, मर्ज शॉट रन करते हो या कोई एनी प्रोग्राम जो आप सीक्वेंशियल मैनर में लिखे हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली उसे सुपर कंप्यूटर पर कोड पर डायरेक्टली रन कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए आपको पैरेलल प्रोग्रामिंग सीखनी होगी बिकॉज सुपर कंप्यूटर आपका, अगर आपने पढ़ा होगा तो मल्टीपल GPU, मल्टीपल CPUs की कोर्स होते हैं। देखा है सुपर कंप्यूटर का फोटोग्राफ आप लोगों ने? जिन्होंने नहीं देखा, आई विल शो यू। जिन्होंने देखा है तो आपको पता होगा कि मल्टीपल कोर्स, मल्टीपल प्रोसेसर्स एक रैक में अगर एस्टैब्लिश कर दिए जाए और प्री डिफाइंड टेम्परेचर बिल्डिंग होती है, उसको जैसे आपके पास इस लैपटॉप में हीट मेंटेन करने के लिए फैन होता है ना? अब एक बात बताओ, इसमें आपका एक प्रोसेसर है, अगर ऐसे मैंने कहा कि 200 प्रोसेसर्स एक ही सिस्टम में रखने हैं मुझे, तो उसके लिए हीटिंग सिस्टम बनाना होगा। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती है, सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करने से पहले एक वाटर कूलिंग सिस्टम बनाती है और उसके अंदर सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है। जब आप विजिट करोगे, मैंने विजिट किया है इस वजह से मैंने आपको वो शेयर कर रहा हूं कि सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर्स आर अवेलेबल इन इंडिया, इसी नाम से है। आप मेरे वेब पेज पर जाइए, चेक कर सकते हो, फोटोग्राफ्स अवेलेबल है। सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इंडिया में, मल्टीपल लोकेशंस पर है और आप वहां पर ट्रेनिंग भी कर सकते हो। जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिनको अपनी जॉब अवेन्यूज देखने, वो सीडेक के थ्रू आप सुपर कंप्यूटिंग मिशंस में भी आ सकते हो। सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज वेरी गुड मिशन। आपको जान करके हैरानी होगी कि देयर इज अ रैंक, जैसे आपने सुना होगा कि वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ऐसा क्वेरी किया कभी किसी ने? किया नहीं किया? जैसे मेरे पास लैपटॉप है, आपके पास भी लैपटॉप है, ऐसा कोई लैपटॉप या ऐसा कोई कंप्यूटर है जो सब दुनिया में सबसे फास्ट हो? सोचा होगा ना कभी कभी। जैसे आपने क्लिक किया, जैसे मैंने जो क्लिक किया, फिर भी एक डिले होता है, लेटेंसी होती है, तो वो डिले मिनिमम हो। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चाइना, पहले था त्याने की सीरीज है 1, 2, 3। सिमिलरली एक रैंकिंग जारी होती है हर साल, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स, टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स। हम लोगों के पास सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन।
इंडिया ड्यू टू सम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उस कंपटीशन में एंटर नहीं होती जो ये कहती है कि इस कंट्री ने सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना लिया है. वी हैव द पोटेंशियल, वी हैव द सिस्टम्स, बट हम कभी उस रैंक में नहीं है. आप अभी चेक करोगे रैंक अपने गूगल पर तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में इंडिया नहीं मिलेगा. लेकिन आई एश्योर यू, आई हैव विजिटेड द सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी सेंटर्स. We have potential, we have capabilities, but due to some security protocols, security reasons, हम अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस नहीं कर रहे. लेकिन आने वाले समय में मे बी इन 2 years, मे बी इन 5 years, आप अपनी कंट्री की भी रैंक उस सुपर कंप्यूटर की रैंक में देखोगे. इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम भी उस लिस्ट में हैं जो लिस्ट में डेवलप करने वाले लिस्ट है. एक होता है काम करने वाला, एक होता है डेवलप करने वाला. तो डेवलप करने वाला जो होता है ना, वो बहुत अच्छा कंट्री होता है जो प्रोडक्ट को डेवलप करता है. यूजर कंट्री वो दूसरी कंट्री से सामान परचेज करता है, और डेवलप करने वाला कंट्री होता है यस. अटेंडिंग सीट में जो भी लिखा हुआ है आप उसको स्पेसिफिकली देखिएगा कि आपका कंप्लीट डिटेल हो. नाउ ले बेटा सारे बंद दे. द कोर फोकस ऑफ दिस इवेंट इज डेमोक्रेटाइजिंग एआई. डेमोक्रेटाइजिंग एआई. आप लोगों ने जैसे संजय भी बताया था डायरेक्टर साहब ने, आप लोगों ने सुना होगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स आर अवेलेबल. आप अमेज़न से कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, करते हैं ना अमेज़न से प्रोडक्ट परचेज, तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट परचेज करते ही आपको नेक्स्ट रिकमेंडेशन आ जाता है कि आप इसके साथ ये भी परचेज कर सकते हैं. आता है ना, सबने देखा होगा. तो ये जो रिकमेंडेशन है वो ऑटो रिकमेंडेशन, इसको कोई कर नहीं रहा है, कोई मैनुअल नहीं है, इसको ऑटो रिकमेंडेशन है. Amazon have implemented the use of AI to recommend the product. जैसा आप प्रोडक्ट परचेज करते हो उसके बेस पर, उसके प्रॉपर्टीज, उसकी फीचर सिलेक्शन के बेस पर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन मिलता है. कभी ऐसा हुआ है कि आपने बुक खरीदी हो और साथ में रिकमेंडेशन आपको मिली हो जैकेट की, ब्लेजर की? कभी ऐसा हुआ है? आपने कभी ऐसा देखा है कि पेन खरीदा हो और आपको मिला हो कभी रिकमेंडेशन ग्लास ऑफ वाटर का? ऐसा नहीं हुआ होगा. जस्ट बिकॉज क्योंकि जो प्रोडक्ट आप परचेज करते हो उस प्रोडक्ट की कुछ मेटा डेटा होता है. मींस कौन परचेज कर रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कैसी है, ये भी फील्ड है मेटा डेटा. बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, आप स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के, इस वजह से आपको बोल रहा हूं कि हमारे लिए मेटा डेटा की रिलेवेंस बहुत ज्यादा है. कौन परचेज कर रहा है, वो परचेज करने वाले की परचेजिंग पावर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जैसे एक पर्सन जिसके पास रेंज रोवर है और एक पर्सन जिसके पास वैगनार है, एक पर्सन जिसके पास क्रेटा कार है, तीनों की परचेजिंग पावर अलग अलग है. कैसे? कोई बताएगा मुझे इस क्लास में से परचेजिंग पावर? यस बेटा बताओ. परचेजिंग पावर से मैंने अभी एक डिफरेंशिएट किया है कि एक पर्सन जिसके पास रेंज रोवर है, एक पर्सन जिसके पास क्रेटा है, एक पर्सन जिसके पास वैगनार है. आप इसके फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? परचेजिंग पावर मतलब जो वो पर्टिकुलर पर्सन है वो मतलब कितना अमाउंट वो कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको अब वो मिलनी है फैसिलिटीज कि मतलब जैसे रेंज रोवर एंड क्रेटा में डिफरेंट फैसिलिटीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम परचेजिंग पावर को डिफाइन कर सकते हैं. वेरी गुड. योर गुड नेम? दिव्यांश. दिव्यांश ने बहुत अच्छा आंसर किया है. बिग राउंड ऑफ दिव्यांश. दिव्यांश ने बताया कि हम वो पर्सन किस लेवल तक का अमाउंट स्पेंड कर सकता है ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी. यही आंसर है ना? सिमिलरली उस पर्सन का हम ये देख सकते हैं वो किस प्रोडक्ट की परचेज कर सकता है. ये है तो सिस्टम कैन आइडेंटिफाई, एआई सिस्टम कैन आइडेंटिफाई
कौन सा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड किया जाए। मींस आपको अगर मैं एंटीक पीस रिकमेंड करता हूं जो बेगनाल कार के पास है, तो वो क्या एंटीक पीस परचेज करेगा? एंटीक पीस कौन परचेज करता है? एंटीक पीसेस, जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी होगी। आप घर में जाते हो किसी के में, तो आप देखते होगे कि एंटीक पीसेस भी होते हैं कुछ कुछ घर में, वो रखे होते हैं उन लोगों के पास जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है। अगर किसी के पास रेंज रोवर कार है, उसको आप रिकमेंड कराते हो ई सीरीज BMW, दैट इज ओके। अगर वैगनार वाले पर्सन को ई सीरीज BMW रिकमेंड कराओगे तो क्या वो परचेज करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज तो उसकी परचेजिंग पावर नहीं है। तो सिस्टम कैन आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द फीचर्स। तो रिस्पॉन्सिबल यूज क्या है इसमें भी? पहले ऐसा नहीं था कि रिकमेंडेशन गलत नहीं थी, रिकमेंडेशंस बहुत गलत आती थी पहले, लेकिन आफ्टर सम टाइम the AI have evolved from day 1 to today's day. We developed the various kind of applications with using of AI. So the core focus is democratizing AI access and addressing the AI divide among nations and communities. Emphasis is on responsible. Keyword here is responsible. आपने देखा होगा कि आप बोट यूज करके आप किसी को स्पैम करते हो। बोट यूज करके स्पैम करने का मीनिंग हो गया कि आप एक अटैक कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जिसमें आपने क्या किया कि किसी का पर्सन का, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक डॉस अटैक कहते हैं। डॉस अटैक में क्या होता है कि पर्सन की जो अवेलेबल बैंडविड्थ होती है, जो उसका अवेलेबल रिसोर्स होता है, उसको अनइंटेंशनली यूजर, जो प्रिविलेज्ड यूजर है, जो प्रिमिटिव यूजर्स हैं, उनको नहीं पता हो और कोई अटैकर उस बैंडविड्थ को एक्सेस कर ले, बस जस्ट सेंडिंग दी फ्लडेड पैकेट्स। ये पॉसिबल हो सकता है डॉस अटैक कॉन्फ़िगरेशन में। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता था, पहले, अब नहीं होता है, पहले एग्जाम का रिजल्ट आता था तो वेबसाइट जैसे आप ओपन करते थे लिख के आता था वेबसाइट इज डाउन, कहते थे ना। वो कैसे होता था? वो इसलिए होता था कि मल्टीपल यूजर हैव अटेम्प्टेड द वेब पोर्टल, जिसको एक्सेस करना है उनको, लेकिन उस पर्टिकुलर वेबसाइट का उतना बैंडविड्थ नहीं है, उसके रिसोर्स टोकन्स इतने नहीं है कि वो इतने यूजर्स को एट द सेम टाइम हैंडल कर सके। सिमिलरली अगर किसी वेबसाइट पर एट अ टाइम 10,000 यूजर्स ही अगर एक्सेस कर सकते हैं, और बोट के जरिए हमने क्या किया, उसको 9,000 फ्लडेड पैकेट्स हर टाइम अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होने वाला है? आपने क्या किया तो उस सर्विस को ब्लॉक कर दिया उन लोगों के लिए जो उसके लेजिटिमेट यूजर्स हैं। तो आपको जब भी एआई यूज करना है तो रिस्पॉन्सिबली यूज करना है। बोट से टास्क आजकल ऑटोमेटेड हो रहे हैं। पहले बोट चलाने, जैसे अटैक कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले मैनुअल लोगों की जरूरत हुआ करती थी। आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई वॉरफेयर में जाते थे, कभी भी कोई भी वॉर होता था, तो हमें लोगों की जरूरत होती थी। अब बोट्स के जरिए हम सेम काइंड ऑफ अटैक और उससे हाई इंटेंसिटी का अटैक कर सकते हैं विद, आपने देखा है ड्रोन टेक्नोलॉजीज नाउ इवॉल्व एट अ वेरी लार्ज स्केल, जहां पर आप पेलोड होता है उस, देखो ड्रोन कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दे। आपने सोचा इस क्वेश्चन को? सुनो सब लोग बहुत अच्छे से, ड्रोन्स का जो अटैक नेचर होता है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे पूरे स्टेट को नष्ट कर दे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ड्रोन्स का पेलोड जो होता है ना, उसकी लिमिट होती है 5 kg, 10 kg, 25 kg, 100 kg। जितना ज्यादा पेलोड होगा उतना ही डिस्ट्रक्शन होगा। पेलोड ही कम है तो कभी भी ड्रोन इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इंटायर स्टेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हालांकि ड्रोन सटीक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर के आसानी से इन्फिल्ट्रेट कर सकता है।
किसी कार को ब्लास्ट कराना है, ड्रोन कैन डू दिस। किसी बिल्डिंग को ब्लास्ट कराना है, ड्रोन कैन डू दिस। किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आएगा, ड्रोन बहुत छोटा होगा, साइज में भी छोटा होगा, पेलोड को ले जा सकता है और ड्रॉप कर सकता है। तो ये रहा डिस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द एआई, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसका रिस्पॉन्सिबल यूज क्या होगा, एथिकल यूज क्या होगा? क्या आप पढ़ रहे हो ना, आपने लेक्चर नहीं पढ़ा, आप एआई का यूज करके आप लेक्चर पढ़ सकते हो। देयर इज आजकल बहुत अच्छा सिस्टम आ गया है, आप देखना। पहले हम लोग इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सुने थे आपने? मॉक इंटरव्यू के लिए आप किसी पर्सन को पैसे देते थे, फीस देते थे, तब मॉक इंटरव्यू कराते थे और आपकी वो कमियां बताता कि आपकी ये कमी है। जैसे देयर इज एजुकेशन हब, जिसमें कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं, उसके लिए पेमेंट देते हैं। आप एआई सिस्टम से मॉक इंटरव्यू कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज ये है, आप इंटरव्यू बताइए कि मैं इस इंटरव्यू में अपीयर होना चाहता हूं और मेरे को इस तरह का एलिजिबिलिटी है, मेरे साथ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इंटरव्यू में, आप बस इतना बताइए और फिर आप क्वेश्चन बोलेगा वो एआई सिस्टम, आप आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आप आंसर दीजिए। आफ्टर 15 or 20 minutes ऑफ अ पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशन, उसके बाद आपका लिस्ट आ जाएगा कि आपकी ये कमियां हैं, आप इन कमियों को इंप्रूव कीजिए, वीकनेसेस है इनको इंप्रूव कीजिए। एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई, जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। एज ए स्टूडेंट मेरी बात समझिए, जो बात मैं कह रहा हूं ये बहुत जरूरी चीज है, मैंने भी इंप्रूवमेंट किया है, इस वजह से कह रहा हूं। एआई सिस्टम से मॉक इंटरव्यू दीजिए, इट्स अ वेरी बिग इंप्रूवमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोनाउंस कम्युनिकेशन, जिसमें हम प्रोनाउंसिएशंस भी करेक्ट कराते हैं। मॉक इंटरव्यू में यही होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका एक्सेंट, कि आप कैसे बोलते हो। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी लिस्ट आउट बाय द एआई सिस्टम। आप उनको देखिएगा, करेक्टिव मेजर्स लीजिएगा और फिर से आप इंटरव्यू दीजिए। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी इसको। और सबसे अच्छी चीज यही है कि आप इसको अपने घर पर बैठ करके अपने स्टडी रूम में कर सकते हो। उसके लिए कहीं जाना नहीं है, कहीं दिल्ली नहीं जाना उस मॉक इंटरव्यू देने के लिए। और आप ऐसा करोगे तो आप 100% अच्छा सीखोगे। तो देखो ये होता है यूज ऑफ एआई का इफेक्टिव यूज, जो हम अपनी स्टडी में कर सकते हैं। दिस इज वन एग्जांपल। अगर मैं लिस्ट करने जाऊंगा एज अ फैकल्टी तो आपको मोर देन 10 अभी आपको बता सकता हूं। जैसे असाइनमेंट प्रिपरेशन है, असाइनमेंट बनाने के लिए पहले आपको बुक्स लाइब्रेरी जाना होता था। अब किसी को भी असाइनमेंट बनाने के लिए लाइब्रेरी जाता ही नहीं होगा, कोई नहीं जाता होगा। आप सिंपल सर्च करते होगे बाय यूजिंग एनी सिस्टम, आप आंसर आपके सामने आ जाता है, आप बना लेते हो। या फिर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आप उसको सिस्टम से पूछ लेते हो कि ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। आप इजीली आप असाइनमेंट को कर सकते हो। सो इफेक्टिव यूज ऑफ एआई, इंक्लूसिव एंड पीपल सेंट्रिक एआई। देखो दो चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। Pupil centric AI, बहुत important point here is pupil centric AI for good. This is a campaign available by ITU, International Telecom Union, Telecommunication Union. ITU ने एक कैंपेन जारी किया हुआ है जिसको कहते हैं AI for good. मींस AI का यूज किसके लिए? गुड, pupil centric. AI का यूज कभी भी इसमें नहीं ले जाना। जैसे आपने कहा मुझे एक एआई सिस्टम बनाना है जो वॉशिंग मशीन को ऑटोमेट कर दे। वॉशिंग मशीन को आप कपड़े रख दो, अब बाहर हो, घर से बाहर, आप वॉशिंग मशीन को ऑन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, एसी को बंद कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इवन दो आपके जाने से पहले आपकी गाड़ी में हीटर, विंटर सेशन होगा तो हीटर ऑन हो जाए, समर सेशन है तो आपका एसी ऑन हो जाए। All this can be done with the help of a single command and which is available on your laptop or a computer or a mobile phone, जो आपकी हैंडल डिवाइस होगी उस पे भी अवेलेबल। इवन दो आजकल तो घड़ी भी है, स्मार्टफोन।
So this is possible just because we have developed some scenarios with the AI for good, the people-centric AI. So AI is nowadays we are using in healthcare, in agriculture, education and governance. Particularly, this day is Safer Internet Day. So outline of this particular presentation is we will discuss the use of internet in our day-to-day life, the safe use of internet, responsible and safe use of AI, common cyber threats of AI, cyber hygiene practices, mechanisms to report cyber crimes. This is helpline 1930. आप इस पर कॉल करके अपना साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो एंड दिस इज अवेलेबल 24/7. 1930 इज द हेल्पलाइन नंबर. आप इस पर कॉल कर सकते हो, आप इसको लिख लीजिएगा बिकॉज इस पर कभी भी आप कॉल करके बता सकते हो कि मेरे साथ ये इशू है. बैटरी डाउन होगी शायद. आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द इंटरनेट क्या है, कैसे एक सिस्टम्स मिलके इंटरनेट बनाते हैं. तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं. आप समझिए इस दुनिया में 3 तरह के नेटवर्क्स हैं. द डार्क वेब, डीप वेब एंड इंटरनेट. इंटरनेट विच यू आर यूजिंग, आपने गूगल सर्च किया, वो इंटरनेट है. आप जितना इंटरनेट यूज करते हो वो सिर्फ पूरे इंटरनेट का अवेलेबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ 3% है. कितना परसेंट है? 3%. आप मैं और आप जितना भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो सिर्फ 3% ही यूज कर पा रहे हैं. 90% is deep wave. 90% is deep wave. Deep wave means कि सिस्टम्स ऑनलाइन हैं, सर्वर्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, बट यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली. आपको डीप वेब के सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको आईपी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए आपको? आईपी. उसका यूजर नेम चाहिए एंड पासवर्ड चाहिए, क्रेडेंशियल्स जिसे कहते हैं. आप वेब ब्राउज़र पे जाते हो, यूआरएल में टाइप करते हो www.google.com. दिस इज द यूआरएल डोमेन जो आप डोमेन यूआरएल में लिख रहे हो. सिमिलरली अगर आप डीप वेब को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर आईपी चाहिए. आईपी जो छोटे बच्चे हैं वो समझिए, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है. वो पब्लिक आईपी होता है नॉर्मली. तो पब्लिक आईपी जैसे आपके साथ कोई शेयर करता है तो आप जैसे ही यूआरएल में टाइप करोगे तो उसके बाद एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसका क्रेडेंशियल्स मांगेगा जो भी सर्वर ने कॉन्फ़िगर किया होगा और देन यू कैन एक्सेस. तो 90% इज डीप वेब. अब कितना हो गया? 93% हम कवर कर चुके हैं. 7% इज डार्क वेब. और डार्क वेब को आप एक्सेस कर सकते हो